आज हम बात करेंगे गुनाहों का देवता उपन्यास की, जिसे धर्मवीर भारती ने लिखा है। इस उपन्यास के नए संस्करण की भूमिका में लेखक खुद उलझन में है कि क्या लिखें। वे कहते हैं, जितनी भी कलात्मक अपरिपक्वता रही, उसके बावजूद पाठकों ने इसे पसंद किया। इसके लिए वे आभार व्यक्त करते हैं लेखक के लिए। यह उपन्यास लिखना पीड़ा के क्षणों में प्रार्थना जैसा रहा। अगर पुराने जमाने की नगर देवता की कल्पनाएं आज भी मान्य होती, तो इलाहाबाद का नगर देवता जरूर कोई रोमांटिक कलाकार होता। इस शहर की बनावट, जीवन शैली, मौसम, सब कुछ अनियमित और स्वच्छंद है। यहाँ की गलियां बनारस से पतली और सड़कें लखनऊ से चौड़ी है। मौसम में भी कोई संतुलन नहीं। सुबह मलय, दोपहर अंगारे, शाम रेशमी। धरती पर रेगिस्तान की बालू भी है, हरे भरे। खुशनुमा सुबह। कहानी का नायक अल्फ्रेड पार्क के फूलों के किनारे घूम रहा है। उसके कपड़े, चाल ढाल और फूलों के प्रति आकर्षण उसकी मासूमियत और युवावस्था को दर्शाते हैं। सुबह का ताजा वातावरण, गुलाबी आसमान, सुनहले पराग और फूलों की खुशबू सब मिलकर एक नई अनुभूति देते हैं। नायक फूलों का गुच्छा इकट्ठा करता है, उन्हें सूंघता है और प्रकृति की सुंदरता में सुबह पार्क में नायक की मुलाकात उसके मित्र ठाकुर साहब से होती है। दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत होती है, जिसमें लाइब्रेरी खुलने का इंतजार, दोस्ती की गर्माहट और एक दूसरे की मदद का जिक्र है। ठाकुर साहब, जो विश्वविद्यालय के पुराने छात्र हैं, मजाकिया स्वभाव के हैं लेकिन दिल के साफ भी। बातचीत में डॉक्टर शुक्ला का जिक्र आता है, जिनकी बेटी लाइब्रेरी की सदस्य बनना में ही एक और पात्र श्री रविंद्र बसरिया से मुलाकात होती है। वह कविता और प्रेम के बारे में गहरे विचारों में डूबा है। बातचीत में प्रेम को मानसिक बीमारी और कविता को सिन्नपात कहकर मजाकिया अंदाज में समझाया जाता है। फ्राइडवाद और प्रगतिवाद की चर्चा होती है, जिससे बसरिया असहमत है। ये दृश्य साहित्य, प्रेम और विचारधाराओं के टकराव को दर्शाता है। साथ ही कविता के महत्व पर चर्चा के दौरान बसरिया बताता है कि उसकी कविताओं की अब बहुत मांग है। संपादक उसकी तस्वीर मांगते हैं और वह अपनी पहचान पत्र की फोटो दे देता है। ठाकुर साहब मजाक में कहते हैं कि बसरिया हर सम्मेलन में बुलाया जाता है। ये दृश्य युवा कवियों की महत्वाकांक्षा, समाज में उनकी पहचान और साहित्यिक दुनिया की हलचल को दर्शाता है। लाइब्रेरी के बाहर डॉक्टर शुक्ला की बेटी सुधा कार में बैठी है। चंद्र नायक उससे मिलता है। सुधा साधारण, दुबली पतली, बातचीत में बहुत दुलारी है। वह चाहती है कि चंद्र उसके नाम से लाइब्रेरी की सदस्यता ले, ताकि उसे ज्यादा किताबें मिल सके। दोनों के बीच की मासूम चुलबुली बातचीत उनके रिश्ते की गहराई और सहजता को दर्शाती है। सुधा और चंद्र के बीच का रिश्ता बेहद खास है। सुधा, जो कभी गांव में रही थी, अब शहर में पढ़ती है और घर के हर काम में निपुण है। चंद्र उसके लिए भाई जैसा है, लेकिन दोनों के बीच एक अनोखा आकर्षण भी है। सुधा अपने पापा और चंद्र दोनों की बहुत परवाह करती है। दोनों के बीच की नोकझोंक, प्यार और तकरार उनके रिश्ते को और गहरा बनाते हैं। सुधा अपने पापा और चंद्र दोनों की सेहत का बहुत ध्यान रखती है। वह चंद्र को समय पर दूध, फल और दवा देने की जिद करती है। जब चंद्र बीमार होता है तो सुधा अपनी दवा भी उसे पिलाने की कोशिश करती है। ये दृश्य दिखाता है कि कैसे सुधा का मातृत्व भाव उसके व्यवहार में झलकता है और वह अपने परिजनों की चिंता में लगी रहती। सुधा जब चाय बनाती है तो उसमें दूध ज्यादा और चाय कम डालती है, जिससे चंद्र मजाक करता है। दोनों के बीच की ये छोटी छोटी नोकझोंक उनके रिश्ते की मिठास और मासूमियत को दर्शाती है। सुधा की हंसी, चंद्र की शिकायतें और दोनों के बीच की छेड़छाड़ उपन्यास के हल्के फुल्के पलों को जीवंत बनाती है। सुधा का बचपन गांव में बीता, जहां वह अपनी बुआ के पास रही। वहां की यादें, उसकी शरारतें और गांव का जीवन उसके स्वभाव में झलकता है। जब वह शहर आई तो धीरे धीरे घर के माहौल में ढल गई। चंद्र के साथ उसका रिश्ता भी समय के साथ गहरा होता गया। ये दृश्य सुधा के व्यक्तित्व के विकास और उसके परिवेश के प्रभाव को दर्शाता है। सुधा की सबसे घनिष्ठ मित्र है गेसु, जो एक मशहूर शायरा की बेटी है। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है। वे कॉलेज में साथ पढ़ती हैं, घास पर लेटकर सपने देखती हैं और एक दूसरे के मन की बातें साझा करती हैं। गेसु व्यावहारिक है, जबकि सुधा कल्पनालोक में रहती है। दोनों की दोस्ती में भावुकता, मासूमियत और जीवन के प्रति जिज्ञासा झलकती है। कॉलेज का वातावरण बहुत शांत, हरियाली से भरा और खूबसूरत है। यहाँ की लड़कियां, खासकर गेसु और सुधा, प्रकृति के बीच समय बिताना पसंद करती हैं। क्लास में शरारतें, शिक्षिकाओं के साथ मजाक और दोस्तों के बीच की हंसी मजाक कॉलेज जीवन की ताजगी और मासूमियत को दर्शाते। गेसु और सुधा अक्सर शायरी, जीवन और भविष्य के सपनों पर चर्चा करती हैं। गेसु अपने प्रेम, मंगनी और परिवार की बातें साझा करती है, जबकि सुधा अपने पापा की चिंता और शादी के झंझट से बचना चाहती है। दोनों के बीच की बातचीत में जीवन के प्रति मासूम नजरिया और भावनाओं की गहराई झलकती है। सुधा अपने घर की पुरखिन है। उसे घर के हर सदस्य की पसंद नापसंद, बाजार के भाव और पापा के सभी कामों की जानकारी है। वे घर के कामकाज के साथ साथ पढ़ाई भी करती है। उसकी जिम्मेदारियों में मातृत्व, देखभाल और अनुशासन का भाव साफ झलकता है। सुधा अपने पापा और चंद्र दोनों की सेहत और दिनचर्या का पूरा ख्याल रखती है। वे चंद्र को समय पर खाना, दूध और दवा देने की जिद करती है। जब चंद्र बीमार होता है तो वह अपनी दवा भी उसे पिलाने की कोशिश करती है। ये दृश्य दिखाता है कि कैसे सुधा का मातृत्व भाव उसके व्यवहार में झलकता है और वह अपने परिजनों की चिंता में लगी रहती है। सुधा के कहने पर चंद्र एक पुराने बंगले रोजलान जाता है, जहां उसे एक अजीब सा सन्नाटा और गुलाबों का बाग मिलता है। बंगले का माहौल रहस्यमय है, जहां फूलों की खुशबू और खामोशी का अजीब मेल है। चंद्र फूलों के प्रति अपने आकर्षण और संवेदनशीलता को महसूस करता है। बंगले में चंद्र की मुलाकात पम्मी और उसके भाई बटू से होती है। बटू मानसिक रूप से अस्वस्थ है और अपनी मृत पत्नी की याद में गुलाबों के फूलों की देखभाल करता है। पम्मी एक आधुनिक, स्वतंत्र और संवेदनशील युवती है, जो तलाकशुदा है और अपने भाई की देखभाल करती है। दोनों भाई बहन की कहानी में दर्द,
अकेलापन और जीवन की जटिलताएं झलकती हैं। मी अपनी शादी, तलाक और भाई की त्रासदी की कहानी चंदर को सुनाती है। बटू की पत्नी की मृत्यु, बच्ची की मौत और उसके बाद बटू का मानसिक संतुलन खो बैठना, इन सब घटनाओं ने पम्मी को भीतर से बदल दिया है। वह शादी और रिश्तों की जटिलताओं से नफरत करती है और खुद को किताबों और अकेलेपन में डुबो देती है। मी चंदर के लिए टाइपिंग का काम करती है। वह काम में बहुत तेज, मेहनती और अनुशासित है। चंदर उसकी कार्यशैली और व्यवहार से प्रभावित होता है। दोनों के बीच बातचीत में आधुनिकता, स्वतंत्रता और जीवन के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण सामने आते। मी बताती है कि तलाक के बाद उसने खुद को समाज से अलग कर लिया। वह न तो एंग्लो इंडियन समाज में घुल मिल पाती है, न ही भारतीय समाज में। अकेलेपन में वह चाय और सिगरेट के सहारे दिन काटती है। चंदर के साथ उसकी दोस्ती उसे थोड़ी राहत देती है, लेकिन वह अपने मन की उलझनों से बाहर नहीं निकल पाती। अटू, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, अपनी मृत पत्नी और बच्ची की याद में जीता है। वह फूलों में अपनी पत्नी को खोजता है और कभी कभी बच्चों जैसी मासूम बातें करता है। पम्मी उसके पागलपन पर दया नहीं करती, बल्कि उसे यथार्थ से रूबरू कराती है। ये दृश्य जीवन की त्रासदी और मानवीय संवेदनाओं की जटिलता को दर्शाता है। मी चंदर से कहती है कि 4 साल से वह अकेली थी और किसी दोस्त का इंतजार कर रही थी। चंदर के आने से उसे एक सच्चा मित्र मिल गया। दोनों के बीच दोस्ती, विश्वास और अपनापन बढ़ता है। पम्मी चाहती है कि चंदर अक्सर उससे मिलने आए और डॉ शुक्ला को भी बुला। कॉलेज में गेसु और सुधा की शरारतें, क्लास में मजाक, शिक्षिकाओं से छेड़छाड़ और दोस्तों के बीच की हंसी मजाक कॉलेज जीवन की ताजगी और मासूमियत को दर्शाती है। दोनों की दोस्ती, सपने और जीवन के प्रति नजरिया इस दृश्य में उभरकर सामने आता है। गेसु और सुधा शायरी, जीवन और प्रेम पर चर्चा करती हैं। गेसु अपने प्रेम, मंगनी और परिवार की बातें साझा करती है, जबकि सुधा अपने पापा की चिंता और शादी के झंझट से बचना चाहती है। दोनों के बीच की बातचीत में जीवन के प्रति मासूम नजरिया और भावनाओं की गहराई झलकती है। सुधा अपने पापा और चंदर के बाहर जाने पर अकेलापन महसूस करती है। वे दोनों की चिंता में डूबी रहती है, खाना पीना छोड़ देती है और बार बार उनके लौटने का इंतजार करती है। महराजिन उसे समझाती है, लेकिन सुधा का मन बेचैन रहता है। ये दृश्य उसकी भावनात्मक गहराई और रिश्तों की अहमियत को दर्शाता है। एक दिन पम्मी सुधा से मिलने आती है। दोनों के बीच बातचीत में पम्मी अपने जीवन के अनुभव, शादी, तलाक और चंदर के प्रति अपने विचार साझा करती है। वह मानती है कि 14 से 34 साल की उम्र तक लड़कियों को बहुत संभल कर रहना चाहिए। दोनों के बीच की बातचीत में आधुनिकता, स्वतंत्रता और जीवन के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण सामने आते हैं। अम्मी बताती है कि उसने चंदर को अपना सच्चा मित्र मान लिया है। वह चाहती है कि चंदर के बारे में सब कुछ जाने, ताकि दोस्ती में कोई गलतफहमी न रहे। दोनों के बीच की बातचीत में विश्वास, अपनापन और दोस्ती की गहराई झलकती है। उधर रात को अपने बिस्तर पर लेटकर सोचती है कि अगर कभी चंदर सचमुच नाराज हो गया या हमेशा के लिए बोलना छोड़ दे तो क्या होगा। वह खुद को चंदर के बिना अधूरा महसूस करती है। ये दृश्य उसकी भावनात्मक गहराई और चंदर के प्रति उसके अनोखे प्रेम को दर्शाता है। उधा की बुआ और उनकी बेटी बंती घर आती है। बंती गांव की सीधी सादी, तंदुरुस्त लड़की है जो शर्माती है और सुधा से बहुत लगाव रखती है। बुआ का स्वभाव कठोर है, लेकिन बंती सब कुछ सहन कर लेती है। ये दृश्य ग्रामीण और शहरी जीवन के अंतर, पारिवारिक रिश्तों और महिलाओं की स्थिति को दर्शाता है। बंती अपनी माँ बुआ की डांट और तानों से दुखी होकर रोती है। सुधा उसे समझाती है, गुदगुदाती है और हंसाने की कोशिश करती है। चंदर को बंती की स्थिति पर बहुत तरस आता है। ये दृश्य पारिवारिक संबंधों की जटिलता, संवेदनशीलता और महिलाओं की सहनशीलता को उजागर करता। बुआ और डॉ शुक्ला सुधा और बंती की शादी की चर्चा करते हैं। बुआ चाहती हैं कि दोनों की शादी जल्दी हो जाए, जबकि डॉ शुक्ला चाहते हैं कि पहले पढ़ाई पूरी हो। ये दृश्य समाज में शादी, परंपरा और शिक्षा के बीच के संघर्ष को दर्शाता है। अंदर अपने जीवन, करियर और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों पर विचार करता है। वह मानता है कि समाज को बदलने के लिए व्यक्ति का सुधार जरूरी है। उसकी देशभक्ति, समाजवाद और अध्ययन में गहराई है। वह अपने काम को पूजा की तरह करता है और अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर गंभीर है। और शुक्ला और चंदर जाति व्यवस्था, विवाह और समाज के बदलते स्वरूप पर चर्चा करते हैं। शुक्ला परंपरा के पक्षधर है, जबकि चंदर बदलाव और प्रेम विवाह का समर्थन करता है। दोनों के बीच विचारों का टकराव समाजशास्त्र और व्यक्तिगत दृष्टिकोण की झलक देता है। उधा अपनी मासूमियत और बचपने के साथ चंदर से कहती है कि वह शादी नहीं करेगी, बल्कि पढ़ाई करती रहेगी। दोनों के बीच की बातचीत में प्यार, तकरार और मासूमियत झलकती है। ये दृश्य उनके रिश्ते की गहराई और सहजता को दर्शाता है। उधा अपने पापा और चंदर के बाहर जाने पर अकेलापन महसूस करती है। वे दोनों की चिंता में डूबी रहती है, खाना पीना छोड़ देती है और बार बार उनके लौटने का इंतजार करती है। महराजिन उसे समझाती है, लेकिन सुधा का मन बेचैन रहता है। ये दृश्य उसकी भावनात्मक गहराई और रिश्तों की अहमियत को दर्शाता है। मी और चंदर के बीच संवाद में आधुनिकता, स्वतंत्रता और रिश्तों की जटिलता सामने आती है। पम्मी शादी और वासना से नफरत करती है, जबकि चंदर पवित्रता और दोस्ती को महत्व देता है। दोनों के बीच की बातचीत में जीवन के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण और संवेदनशीलता झलकती है। उधा रात को अपने बिस्तर पर लेटकर सोचती है कि अगर कभी चंदर सचमुच नाराज हो गया या हमेशा के लिए बोलना छोड़ दे तो क्या होगा। वह खुद को चंदर के बिना अधूरा महसूस करती है। ये दृश्य उसकी भावनात्मक गहराई
और चंदर के प्रति उसके अनखे प्रेम को दर्शाता है। अंती अपनी माँ बुआ की डांट और तानों से दुखी होकर रोती है। सुधा उसे समझाती है, गुदगुदाती है और हंसाने की कोशिश करती है। चंदर को बंटी की स्थिति पर बहुत तरस आता है। ये दृश्य पारिवारिक संबंधों की जटिलता, संवेदनशीलता और महिलाओं की सहनशीलता को उजागर करता। बुआ और डॉन शुक्ला सुधा और बंटी की शादी की चर्चा करते हैं। बुआ चाहती हैं कि दोनों की शादी जल्दी हो जाए, जबकि डॉन शुक्ला चाहते हैं कि पहले पढ़ाई पूरी हो। ये दृश्य समाज में शादी, परंपरा और शिक्षा के बीच के संघर्ष को दर्शाता है। अंदर अपने जीवन, करियर और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों पर विचार करता है। वह मानता है कि समाज को बदलने के लिए व्यक्ति का सुधार जरूरी है। उसकी देशभक्ति, समाजवाद और अध्ययन में गहराई है। वह अपने काम को पूजा की तरह करता है और अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर गंभीर है। उधा और चंदर के बीच संवाद में प्यार, तकरार और मासूमियत झलकती है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, लेकिन अपने भावनाओं को खुलकर नहीं कह पाते। ये दृश्य उनके रिश्ते की गहराई, अनखे प्रेम और जीवन की जटिलताओं को दर्शाता है। उधा चंदर से कहती है कि उसे अपने चंदर पर पूरा विश्वास है। वह मानती है कि मरते दम तक ये विश्वास रहेगा। दोनों के बीच की बातचीत में भरोसा, अपनापन और रिश्ते की मजबूती झलकती है। ये दृश्य उपन्यास के भावनात्मक शिखर को छूता है। उपन्यास के अंत में सभी पात्रों के रिश्तों की जटिलता, भावनाओं की गहराई और जीवन की उलझनें सामने आती है। सुधा, चंदर, पम्मी, बंटी, गेसु सभी अपने अपने संघर्ष, सपनों और दर्द के साथ जीवन की राह पर बढ़ते हैं। ये दृश्य उपन्यास के सार को समेटता है और पाठकों को सोचने पर मजबूर करता है। गुनाहों का देवता केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि जीवन, समाज, रिश्तों और भावनाओं की गहराई का दस्तावेज है। धर्मवीर भारती ने अपने पात्रों के माध्यम से प्रेम, पीड़ा, जिम्मेदारी और आत्ममंथन के विविध रंगों को उकेरा है। उपन्यास का हर पात्र, हर संवाद और हर भाव पाठकों के मन में गहरी छाप छोड़ता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति विश्वास,